मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा हमने रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया है। रिफ्रैक्शन से थोड़ा आगे अगर आप रिफ्रैक्शन को ही लगा देंगे, है ना, जो कॉन्सेप्ट लगना है वो रिफ्रैक्शन का ही लगना है। लेकिन क्या होता है, एक फिनोमिना और ऑब्जर्व किया जा सकता है और वो फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स, देखिए क्या होता है, कल हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक लाइट रे ट्रैवल करती है डेंसर से रेयरर मीडियम में, इफ ए लाइट रे, प्लीज स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, इफ ए लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम denser to a rarer medium, then it will bend away from the normal. ठीक है, ये क्या करेगी, अगर एक लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी है और ये चीज थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए इट इज माय बाउंड्री दैट इज सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, एंड लेट अस सपोज that this is my medium N1 means AI, or it can be anything but it is rarer, it is rarer, and this is my medium N2 which is denser. ठीक है, एंड वो रेयर मीडियम है, N2 डेंसर मीडियम है। और कल हमने पढ़ा है कि N2 अपॉन N2 दैट इज N refractive index, relative refractive index। और थोड़ा सिचुएशन समझिएगा और लाइट को इंसिडेंट करते देखिएगा क्या होता है। एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ए कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज ए कांस्टेंट मींस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो साइन आई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो साइन आई की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर साइन आई की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन आर की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए। और जब आर, साइन आर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपका आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। तो जिस जिस प्रोपोर्शन में आपका आई इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में आपका आर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि आई इंक्रीज होगा तो साइन आई इंक्रीज होगा, और साइन आई इंक्रीज होगा तो बेटा साइन आर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि यही स्नेल्स लॉ कहता है। ठीक है, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ए कांस्टेंट। तो आई, इफ आई इंक्रीजेस देन आर आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर आई आपका इंक्रीज होगा तो आर भी आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो देखिएगा, इसे माइंड में रखिए, स्नेल्स लॉ को माइंड में रखिए, एंड लेट अस से कि आपने बेटा ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट, लाइट रे ऐसे ट्रैवल करने वाली है। ठीक है, सो इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो ये क्या होगा, दैट इज माय नॉर्मल, ये मेरी नॉर्मल है ना। सपोज दिस इज माय नॉर्मल एंड लेट अस से दैट दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्या होगा, इट विल, जाने कहा था ऐसे जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट ऐसे पास हो जाती, लेकिन क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द मीडियाज, बिकॉज ऑफ द बाउंड्री, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इफ ए लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू ए रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में अगर जाएगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट बेंड्स अवे, बेंड हो जाती है। लाइट इज, ये क्या आ जाएगा, दैट इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। ठीक है, तो इसे I1 और R1 कर देते हैं, I1 एंड R। ठीक है, I1 एंड R1। अब सपोज करिए मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देता हूं, सपोज करिए कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया जाता है। लेट अस सपोज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज, लेट अस सपोज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज। तो यहां से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दीजिए।
ठीक है, लेट अस से दैट इट इज माय I2, द एंगल बिटवीन दिस एंड नॉर्मल इज I2। ठीक है, अब अगर एंगल I इंक्रीज हुआ है तो साइन I इंक्रीज होगा, और साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट होता है, तो अगर I इंक्रीज हुआ है तो R भी इंक्रीज होगा। R इंक्रीज होने का मतलब ये है आपकी लाइट रे इस तरफ से जाए, और ये मेरा हो जाएगा R2। ठीक है, I2 इंक्रीज, I इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, तो R भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते बेटा, चलिएगा ये बढ़ा दिया है, और लेट अस से दैट इट इज माय I3। तो आपका क्या होगा, R और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज माय R3, दैट इज माय R3। ठीक है, दैट इज माय R3। अब अगर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया जाए, लेट अस से कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कर दिया है I4, दैट इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जैसे ये और नीचे जाएगा, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है ये इस तरह जाएगी, पैरेलल, बाउंड्री के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। ठीक है, बाउंड्री के क्या जाएगी, पैरेलल, क्योंकि भैया I अगर इंक्रीज होगा तो उसी प्रोपोर्शन में R इंक्रीज होगा। तो यहां पे ये एंगल I, ये एंगल I हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल R, और यहां एंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ए पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाएगा, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो अगर यहां पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए R आपका जो है 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, मतलब I इज इक्वल्स टू IC। ठीक है, I इज इक्वल्स टू IC। So what is critical angle? Critical angle is the angle of incidence. Critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. Okay? So critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. याद रखिए, ठीक है? So simply आपको ये पता लग गया है कि if I is equals to IC, if I is equals to IC means R will be equals to 90 degree. So if I is equals to IC, then R will be equals to 90 degree. So what is critical angle? Definition, important definition है कि the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. Then, okay, this particular angle is known as critical angle. ठीक है, अब एक बात सोच के देखिए, if I will incident a ray which is greater than critical angle, मैं अब एक लाइट रे इंसिडेंट करने वाला हूं जो कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे इंसिडेंट की जाएगी, तो यहां से
अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल इंसिडेंट कर दूं, क्योंकि ये तो मेरा आईसी है, अब मैं इससे बड़े एंगल पे भी लाइट रे इंसिडेंट कर दी है, तो क्रिटिकल एंगल पे क्या हो गया था, आपका आर यहां आ जाता है। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ को फॉलो होना पड़ेगा। स्नेल्स को फॉलो होने के लिए जब मैंने आई बढ़ा दिया है तो आर भी इंक्रीज होना चाहिए। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बढ़ेगा किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, बढ़ेगा किस तरफ, इस तरफ। अब देखिए यहां क्या हुआ है, ये लाइट रे यहां से इंसिडेंट करती है बाउंड्री सरफेस पे, लेकिन दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, और होता क्या है, वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट रे को क्या होना चाहिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे वो ट्रैवल करती है तो ट्रैवल हो जाती है। ठीक है, अब यहां से हमने फिनोमेना पढ़ना शुरू किया है कि अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक पार्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब वो इस बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल लाइट रे जाएगी। ठीक है, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने के बजाय सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चीजें याद रहेगी। और यहां मेरा n1 है और ये मेरा n2 था। अभी मुझे क्रिटिकल एंगल भी निकालना है, वो हर एक मीडियम के लिए पॉसिबल है, हर एक मीडियम के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, if a light ray traveling from कहां से, डेंसर टू ए रेयर मीडियम, एक लाइट रे ट्रैवल कर रही है कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। ठीक है, इफ ए लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू ए रेयर मीडियम, ठीक है, इंसिडेंट at an angle greater than critical angle, मतलब I is greater than IC, angle of incidence is greater than critical angle, then this light ray will be reflected back into the same medium. Then this light ray will be reflected back into the same medium, and this phenomena is known as total internal reflection। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, फर्स्ट थिंग अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से तो वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमेना को आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी सिंपल। ठीक है, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, किसी भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए
इफ एट आई इज इक्वल्स टू आई सी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो आर कितना होता है 90 डिग्री। इसने चलो लगाते हैं। देखिए यहां ये आपका n1 है, ये आपका n2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इस तरफ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इस तरफ है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरफ ये लेके चलना है n2 sin i, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ ये लेके जाना होता था तो n1 sin r। ऐसे सिचुएशन थी, है ना। n2 इधर माना हुआ है, i इस तरफ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा n2 sin i, और r की तरफ कौन है n1, तो n1 sin r। ये कल बात की थी हमने, n2 sin i n1 sin r। अब अगर मैं i को ic पुट कर दूं तो r हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो n2 sin ic इज इक्वल्स टू n1 sin 90 डिग्री। ठीक है, और sin 90 कितना होता है 1, सो sin ic विल बी इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, और n2 अपॉन n1 को आप हमेशा क्या लेके चलते हैं n लेके चलते हैं, तो n1 अपॉन n2 क्या आ जाएगा 1 अपॉन n, तो ic क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1 अपॉन n। इट मीन्स ये मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी मटेरियल का क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक है, इट विल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द मटेरियल कि व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट पार्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, जैसे अगर मैं डायमंड की बात करूं, डायमंड के केस में आपका जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, डायमंड के केस में द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक बार लाइट रे अगर घुस जाए, ठीक है, तो फिर टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है, उसी में घूमती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, दैट इज व्हाई डायमंड इज सो चमकदार होता है, डिटर। ठीक है, समझ रहे क्यों? बिकॉज द क्रिटिकल एंगल द IC ऑफ डायमंड इज वेरी लो। डायमंड का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से बेटा आपका लाइट अगर इंटरनली उसमें घुस जाती है डायमंड में, तो फिर वो अंदर ही अंदर क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी वजह से आपका जो डायमंड है वो इतना चमकदार होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या कहा जा सकता है और क्या आ सकता है, इनकी एप्लीकेशन आप पढ़ लेना बुक से। एप्लीकेशन आप प्लीज पढ़िएगा बुक से। एप्लीकेशन एक होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है बेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, उस कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, पहले साउंड सिग्नल्स को लाइट सिग्नल में चेंज किया जाता है। ठीक है, साउंड सिग्नल को किसमें चेंज किया जाएगा, लाइट सिग्नल में, और अब ये लाइट सिग्नल आपके ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर में बेटा आपका इस तरह से होता है, ये तो आपका हुआ ऑप्टिकल फाइबर, और इसके ऊपर ये होती है कोटिंग। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं कोर, और इस वाले को बोलते हैं, ये जो हिस्सा होता है
ये जो हिस्सा है इसके ऊपर जो कोटिंग वाला हिस्सा होता है दैट इज नोन एज क्लेडिंग। तो एक आपकी होती है कोर, एक आपकी होती है क्लेडिंग, और आपकी जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। ठीक है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लेडिंग से ज्यादा होता है। और जब आप लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर देते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जिसके लिए आई इज ग्रेटर देन आई सी हो, तो ये आपकी लाइट रे इसमें लगातार इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है और दूसरे एंड पे ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज द फिनोमेना बिहाइंड द ऑप्टिकल फाइबर और द ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। पहले साउंड सिग्नल को लाइट सिग्नल में चेंज किया जाएगा, फिर लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, और फिर कौन सा फिनोमेना पे डिपेंड करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो डेंसर से रेयर में जाएगा, तो यहाँ ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि आपके चैप्टर में बाद में गिवन है, लेकिन क्योंकि कल रिफ्रैक्शन पढ़ा है, स्नेल्स लॉ पढ़ा है, सो मैंने समझा कि इट विल बी बेटर टू डिस्कस इट हियर। प्लीज देखिएगा, अगर कोई डाउट आते तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।